हे गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल में यूपीएससी स्टडीज़ एंड आंसर राइटिंग के कोर्स में। तो आज है डे 6 और आज भी हम एक जीएस 3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 2017 का पेपर है, 2017 का क्वेश्चन है। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो मैं इसका अप्रोच बता दूंगा, जैसे कि मैंने इससे पहले सारे क्वेश्चंस के अप्रोचेस बताए थे। जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज से पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 6 क्लास है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज़। पहले तो अप्रोच लिख लेते हैं। अप्रोच में क्या था कि पहले इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है या वे अहेड लिखना है। कंक्लूजन है वे अहेड। तो बॉडी तो आप लिख लेंगे अगर आपके पास कंटेंट है, तो कंटेंट होना इसके लिए मस्ट है। इंट्रो आप डेफिनेशन लिखेंगे एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठा के। सारे क्वेश्चनों में आपको यही करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही इसी तरीके से सॉल्व होंगे। और एक और चीज़, पहले आप ये मत सोचिए कि हम कुछ कोर्स लिख देते हैं। जीएस 3 में तो ऐसे भी कुछ कोर्स काम नहीं आने वाले हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़े बहुत आ सकते हैं, वो भी जरूरी थोड़ी है कि आपको उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जिसके कोर्स आपने लर्न कर रखे हो। तो इसलिए आप कोर्स पे भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल रखना है आंसर को, क्योंकि आप जितने भी टॉपर्स को देखेंगे, गामिनी सिंगल का भी देखोगे, तो आपको यही पता चलेगा कि मतलब उन लोगों ने अपना आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल रखा था। तो इतना टफ, इतना उन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बना रखा था, तो हम लोग को भी नहीं बनाना है। तो चलिए आंसर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंट्रो तो आप लिख लेंगे और कंक्लूजन में लिख लेंगे और बॉडी के लिए कंटेंट चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, अमंग सेवरल फैक्टर्स ऑफ फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। मोस्ट इफेक्टिव वन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। डू यू अग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया है क्वेश्चन को। एक पार्ट में तो पूछा गया है कि इसमें बोला गया है कि इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ के लिए सेविंग रेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आप इसे अग्री करते हैं कि नहीं। ओके, तो हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक कीवर्ड उठा के उसी को डिफाइन कर लो। तो यहाँ पे सेविंग रेट है, इसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सेविंग रेट क्या होता है। मैंने इस सेविंग रेट को डिफाइन कर दिया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ, तो मैंने सेविंग रेट को डिफाइन कर दिया है। इसमें क्या पूछा है, अमंग सेवरल फैक्टर्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। अब इसमें मोस्ट इफेक्टिव वन बोल दिया, तो आप इसको ये भी डिफाइन कर दो कि ये मोस्ट इफेक्टिव क्यों है। तो मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि ये पहले तो मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि इसमें यूएसए और इंडिया में क्या फ़र्क है। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा एक बार पढ़ के पूरा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखा है मैंने।
तो गाइस मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया अच्छी तरीके से कि इंडियाज़ पोटेंशियल ग्रोथ को भी डिफाइन कर दिया, लाइक सेविंग रेट को डिफाइन करा, और ये मोस्ट इफेक्टिव क्यों है, किस वजह से है, मैंने इस चीज़ को भी डिफाइन कर दिया है। तो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया और सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कि जैसे हमने एक लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था कि उसमें भी जो इंट्रो और बॉडी वाला पार्ट है वो क्लियरली डिफाइन नहीं था। जैसे उससे पहले हमने जितने भी 4 क्वेश्चन करे थे उसमें इंट्रो और बॉडी पार्ट एकदम अलग-अलग आप उसको डिफाइन कर सकते थे, बट इसमें इंट्रो बॉडी अलग-अलग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे से मर्ज्ड है। तो आपको ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है, जैसे मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। डू यू एग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कोई ना कोई कॉल कर देता है तो उसकी वजह से वीडियो स्टॉप हो जाती है। सॉरी, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तुम क्या देख रहे थे कि हम लोग को डिफाइन करना था व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर द पोटेंशियल ग्रोथ, तो हम वही लिखने वाले हैं।
तो गाइस मैंने आंसर को लिख लिया है और मैंने बहुत ईजिली आंसर को सॉल्व कर दिया है। मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने इस आंसर को कैसे सॉल्व किया है। अप्रोच मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था और मैं अभी एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इससे अपने आपको रिलेट कर पाएंगे कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं और मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को हम एक और बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में आप जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए। जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर होना चाहिए। और एक और चीज़, आपको टाइम पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि अमंग सेवरल फैक्टर्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, डू यू अग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर द ग्रोथ पोटेंशियल? तो आंसर मैंने लिखा है सेविंग रेट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम सेव्ड बाय अ पर्सन और हाउस होल्ड इन बैंक्स। ठीक है, बैंक में जो पर्सन जितना मतलब हम लोग सेव करते हैं, जिस रेट से सेव करते हैं उसे सेविंग रेट कहते हैं। ठीक है, फिर एक मैंने एक फैक्ट लिख दिया इसमें कि यूएसए में क्या होता है कि वीकेंड कल्चर है। लाइक वो लोग पूरे हफ्ते कमाते हैं, अर्न करते हैं और फिर फ्राइडे नाइट सैटरडे को वो लोग बहुत उड़ाते हैं। पर इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। जैसे इंडिया की जो फैमिली होती है और ट्रेडिशनल फैमिली तो कैसी होती है कि लाइक उनको जितने पैसे बच सके सब कुछ बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनलाइक यूएसएस कल्चर्स ऑफ वीकेंड स्पेंडिंग, इंडिया फैमिलीज टेंड टू सेव मोर मनी इन बैंक्स। ठीक है, तो ये मैंने सेम चीज़ लिख दिया। फिर इसमें एक और फैक्ट लिखा है मैंने कि 1991 तक, अंटिल 1991 सेविंग मनी वाज द सेव्ड मनी वाज द मेन सोर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ फॉर द कंट्री। इंडिया में पहले क्या था कि हम लोग इतने पैसे सेव करते थे कि उसी से लाइक हम लोगों का ग्रोथ भी हो रहा था। मतलब वही पैसे बैंक वाले लेके और इंडस्ट्रीज़ को लैंड कर देते थे और उससे ही हमारा ग्रोथ होता रहता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और फैक्ट लिख दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी रिलेट करने के लिए फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से रिलेट करने के लिए। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट आर द अदर फैक्ट, सॉरी इसमें क्या लिखा है, इज मोस्ट इफेक्टिव वन। इसमें इफेक्टिव वन लिखा है, लाइक मतलब अभी भी इफेक्टिव है। तो इसको मैंने ये साबित करने के लिए यहाँ पे ये भी लिख दिया कि इवन अंटिल नाउ पोस्ट लिबरलाइजेशन सेविंग मनी हैज़ ग्रेटर से इन इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, ड्यू टू विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डजंट नीड टू लैंड मोर मनी टू इंडियन बैंक्स अनलाइक इन यूएसए। यूएसए में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जो मतलब उनका जो सेंट्रल बैंक होता है, वहाँ के बैंक्स के पास उतने पैसे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जमा ही नहीं करते, मतलब अपने पैसे डिपॉजिट ही नहीं करते बैंक में। तो उनके बैंक के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि बड़े बड़े बिजनेसेस को लैंड करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने सेंट्रल बैंक पे, जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग इतने भर के रखते हैं सेविंग कि ना उसी में काम चल जाता है। फिर यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हाउएवर इन पोस्ट लिबरलाइजेशन ड्यू टू क्रंच इन इकोनॉमी। जैसे इसमें सेकंड पार्ट में क्या लिखा था कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स की क्यों बात हो रही है, क्योंकि पहले फैक्टर में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तो उसी को मैंने सेटिस्फाई करने के लिए लिखा है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में जो इकोनॉमी का क्रंच आया, एक क्रंच आया था उसकी वजह से ही पोस्ट लिबरलाइजेशन, क्योंकि हमारा सिर्फ $5 बच गया था। 1991 मार्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कितना बच गया था, $5 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बच गया था। मतलब हमारे पास इतने कम पैसे थे, तो मतलब बहुत बड़ा क्रंच आ गया था। उसकी वजह से हमने क्या किया कि अदर फैक्टर्स भी मतलब तलाशने शुरू किए। तो सबसे बड़ा मतलब पहले भी हम लोग करते थे बट उतने मतलब बड़े रूप में नहीं करते थे। अब हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। और तो इसमें मैंने फैक्टर्स में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ मस्ट फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो। कि मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाएगी गवर्नमेंट, बड़े बड़े बिजनेसेस बनाएगी, तो बिजनेस भी अर्न करेंगे तो उससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा। मतलब पहले तो गवर्नमेंट किस चीज़ को बनाएगी, रोड्स बनाएगी, तो लाइक ट्रांसपोर्ट उस पर से जल्दी जल्दी उस पर हम लोग ट्रैवल कर सकेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्स बसेस चलेगी, तो उतना ही टोल टैक्स कलेक्ट होगा, तो इससे भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है। तो ये मैंने एक पॉइंट लिखा है। सेकंड मैंने लिखा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, मतलब जब से ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, तो इसमें आप देख सकते होंगे कि मोदी जी ने काफ़ी कोशिश किया है बिज़नेस को मतलब ईज़ करने में, लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन देने में, कि फटाफट कोई भी बिज़नेस खोल सके, कोई भी पैसे अर्न कर सके, कोई भी इन्वेस्ट कर सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमने इसलिए करा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज खुले। उससे क्या होगा कि हमारे जो
इकोनॉमी में और ज़्यादा जो मनी का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। फिर थर्ड मैंने लिख दिया ह्यूमन रिसोर्स, कि अगर स्किल्ड पीपल है, अगर एक अनस्किल्ड पीपल है, पर्सन है, तो वो अर्न ही नहीं करेगा, तो अगर अर्न नहीं करेगा तो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा इकोनॉमी में। बट अगर स्किल्ड पर्सन है तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। इसलिए यहाँ पे आप एक वुमेन के बारे में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे जो 50% पॉपुलेशन है, हम उनकी बेनिफिट्स को रीप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग आधे लोगों को हमने घर में बैठा रखा है, हम लोगों ने उनको इतनी सहूलियत नहीं दे रखी है, उतना वुमेंस को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे रखी है, फ्रीडम नहीं दे रखी है सब कुछ करने की। अगर सोचिए वो लोग भी करने लग जाएंगे तो हमारे पास कितने सारे पैसे होंगे, लाइक वो लोग भी वर्क करेंगे, वो लोग भी वर्क करेंगे तो उधर से भी टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बस और ज़्यादा पैसे आएंगे तो उस गवर्नमेंट को वो और इन्वेस्ट कर सकेगी इंडिया के अंदर ही। तो ये सब चीज़ इंटरडिपेंडेंट होता है फ्रेंड्स। तो फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जैसे चाइना, आपको जान के हैरानी होगी कि जो चाइना की गवर्नमेंट है अभी, मतलब उनका जो डिफेंस बजट है हमारे डिफेंस बजट से 3 गुना है, ठीक है, और वो अपने डिफेंस बजट से भी ज़्यादा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 to 5% डेवलप्ड कंट्रीज खर्च करती है, और इंडिया का यहाँ पे 1.5% से भी कम है, नहीं अराउंड 0.65%, सॉरी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत हम लोग पीछे हैं। अगर हम लोग को सच में आगे बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में हमने क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प गवर्नमेंट सेव द मनी इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय। जैसे क्या होता है ना कि अगर अगर जैसे हमें कोई कंपनी चलानी है, ठीक है, तो अगर अगर हम लोग उसमें बहुत सारे पर्सन रख देंगे तो हम लोग उनको रोज़ मंथली इनकम देना पड़ेगा, और उसी की जगह हम लोग एक मशीन रख देंगे तो हमें कम इनकम देना पड़ेगा। तो उससे जो पैसे सेव होंगे उसको हम और क्या करेंगे, लोगों को स्किल करने में यूज़ कर देंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स ही नहीं होते फ्रेंड्स, किसी की कैपेसिटी बिल्डिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मैंने 5 पॉइंट लिख दिया, 5 पॉइंट इनफ है। ऐसे ये 150 वर्ड्स का ही क्वेश्चन था, पर मैंने इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया है, पर आप इसको ध्यान रखना, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो फिर कंक्लूजन में लिख दिया कि दो वी कैन से सेविंग रेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेविंग रेट अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ। मैंने इसमें क्या लिख दिया कि क्वेश्चन क्या था, इसमें सेविंग रेट के बारे में था और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था, तो इसी को मैंने इन दोनों को जोड़ के लिख दिया है कि सेविंग रेट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब इंडियाज ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपने देख लिया कि मैं क्वेश्चन के हर एक पार्ट को किस तरीके से टच करता हूँ, उसको किस तरीके से मतलब अपने आंसर के अंदर लाने की कोशिश करते। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है। आपने देखा होगा मैंने एक एक कीवर्ड को टच किया है, इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ को भी, सेविंग रेट को भी, मोस्ट इफेक्टिव वन को भी, और ये ग्रोथ पोटेंशियल को भी, मैंने सारे कीवर्ड्स को टच किया। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, और ये ध्यान रखना है कि 150 वर्ड्स का है और ये 10 मार्क्स का है। तो मेरे को तो टाइम लगा क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है, और साथ में एक्चुअली कैमरा भी मुझे होल्ड करना पड़ रहा है, बट आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ हम समझ गए होंगे, और इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।